मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो जो पढ़ी थी उसमें हम क्या पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हमने कक्षक यानी कि हम ऑर्बिट, सेल और सबसेल की बात कर चुके थे। अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है। आगे जो हमको टॉपिक्स पेंडिंग थे हमारे वो हम स्टार्ट करें। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो हमको पढ़ना है। आज दे रखा है हमको रूल ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, यानी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरने के संबंधी नियम। यानी जो हमारा क्या होता है, ऑर्बिटल होता है, उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से फिल किया जाता है उसके बारे में है। सम रूल्स आर टू बी फॉलोड टू फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द सबसेल एंड सेल्स ऑफ एन एटम। दिस लॉ आर फॉलोइंग, यानी कि कक्षों और उपकक्षों में उपस्थित जो रहते हैं, क्या रहते हैं, कक्षक जो रहते हैं। कक्षों उपकक्षों में उपस्थित कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए जो नियम होते हैं वो कुछ इस तरह से। तो सबसे पहला जो हम नियम पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले अफबाउस प्रिंसिपल, यानी अफबाव का नियम। तो सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले वो क्या पढ़ने वाले, अफबाव का नियम। क्या है अफबाव का नियम? अफबाव इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स बिल्डिंग अप। इट इज़ यूज्ड इन डिटर्मिनिंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, यानी कि अफबाव एक जर्मन भाषा का शब्द है। यानी अफबाव जो वर्ड है ये किसी साइंटिस्ट का वर्ड ना होकर क्या है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, क्रमिक रचना। यानी क्या होता है, एक बिल्डिंग अप, यानी कि हम क्या कर देंगे, एक के बाद एक किसी चीज़ को बनाते हुए चल रहे हैं, इसलिए इसकी मतलब जो रियल होता है वो क्या होता है, क्रमिक रचना होती है। अतः इससे क्रमिक रचना का नियम भी कहते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं लॉ ऑफ बिल्डिंग अप, यानी क्रमिक रचना, है ना। इसका उपयोग तत्वों के परमाणुओं में उपकोषों के इलेक्ट्रॉन वितरण के लिए किया जाता है। यानी उपकोषों में जो इलेक्ट्रॉन वितरण होता है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड प्रोग्रेसिवली इन द वेरियस सब ऑर्बिट्स इन देयर ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी स्टार्टिंग विद द सब ऑर्बिट ऑफ लोअर एनर्जी। यानी क्या होता है इस लॉ का मतलब, इस सिद्धांत के अनुसार उपकक्षों में इलेक्ट्रॉन को भरने पर का क्रम उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार होता है। यानी कि हमने जो पढ़ा हुआ है कि हमारा जो एटम होता है उसमें क्या हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरते हैं, कक्ष होता है, कक्षक होता है और उपकोष होता है। यानी सेल, सबसेल और ऑर्बिट के बारे में बात कही थी। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो किस में रहते हैं, सबसेल में प्रेजेंट रहते हैं। और सबसेल का ही पार्ट क्या कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है। तो वही बताएगा यहाँ पे कि जो सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन्स को फील करना होता है ना, यानी सब ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है वो किस अकॉर्डिंग किया जाता है, उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसका, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पर किया जाता है। यानी ऊर्जा के क्रमिक, जो ऊर्जा जिस हिसाब से बढ़ रही है उसके हिसाब से उसका किया जाता है, क्या, इलेक्ट्रॉन को किसी भी उपकोष में फिल करने के लिए। तो इसका मतलब तो ये होगा कि हमको इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से स्टार्ट करना है, कम ऊर्जा से स्टार्ट करते हुए क्या करना है, ज़्यादा ऊर्जा की ओर क्या करना है, फील करेंगे। हम जब भी इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे किस तरह से, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स इज, यानी जो हमारे कक्ष रहेंगे उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर किस तरह से होता है। सबसे पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p होगा, फिर 3s होगा, फिर 3p होगा। यानी ये जो कक्ष जो होते हैं, यानी ऑर्बिट जो होते हैं, उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, एनर्जी का, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड n+1 रूल। तो इस अफबाव के सिद्धांत को क्या कहते हैं, n+1 रूल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से भरे जाते हैं। कुछ इस तरह से स्टार्ट होते हैं। ये सेल नंबर दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 6 7, है ना। यानी सेल, फर्स्ट सेल हुआ, सेकेंड सेल हुआ, थर्ड सेल हुआ, यानी कि फर्स्ट कक्ष हुआ, सेकेंड कक्ष, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से क्या हो जाएगा, ये कक्षकों के नंबर दे रखे हैं आपको, यानी कि सेल्स के नंबर दिए हुए हैं। और इसमें क्या होता है, जो हमने पढ़ा हुआ है कि जो 1 होता है ना, यानी 1 सेल जो होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ एस ही पाया जाता है ना। क्या एस क्या होता है, वेल SPDF क्या होता है, हमने पढ़ा ना, SPDF जो होते हैं वो क्या होते हैं, कक्षक होते हैं, यानी क्या होते हैं, सब सेल्स होते हैं। और साथ में नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 2 1 6 10 14, ये इसकी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होती है। हमने पढ़ा है जो हमारा एस होता है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स रख पाते हैं। जो पी होता है उसमें कितने, 6। जो डी होता है उसमें 10 और एफ होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 14 होती है। यानी किसी भी से, अब सबसे अगर एस की बात करें
तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2। जो पी हो सकते हैं उसमें कितने हो सकते हैं 6। जो डी होते हैं उसमें 10 और एफ होते हैं उसमें 14 हो सकते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से उनका क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, वो हमको बताता है अफवाह का लो। तो स्टार्ट करें हम कि किस तरह से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ है कि सबसे कम ऊर्जा स्तर से स्टार्ट करना है, यानी सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी 1 की होगी। फिर हम यूँ जाते हुए फिर देखेंगे कि हमारा दूसरा जो होगा वो क्या जाएगा 2s होगा। फिर क्या आएगा 2p, है ना। ये जो नीचे लिखा हुआ है वो हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, है ना। ये कौन सा है, ये a से, ये p है, ये d है और ये f है ना। तो हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं s से स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरह से हमने क्या करा s से स्टार्ट करा तो 1s गए, फिर क्या आ गए 2s पे आए, फिर हमको क्या मिला है 2p मिला, फिर 3s आए और फिर 3p मिला। ठीक है, दिख रहा है आपको इस तरह से, है ना। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं यानी तत्व होते हैं उनका क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हैं। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कौन से सेल में, सब सेल में कितने जा रहे हैं, कौन से सेल में कितने जा रहे हैं उसके बारे में हम पता कर सकते हैं, है ना। अब ये रूल किसके बेसिस पर काम करता है उसको सुनो। ये जो रूल होता है वो किस पे, जो हमने पढ़ी थी हमारी क्वांटम नंबर्स जो पढ़े थे उसके बेसिस पर काम करता है। क्वांटम नंबर के बेसिस पर ही हम देखेंगे कि किसकी एनर्जी कम होगी और किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। वो किसके बेसिस पर, इस तरह से कि जैसे हम माने कि जिसका एस, है ना, जिसका एज जो होगा, एज सब ऑर्बिट जो होगा उसमें n+l जो नंबर होता है ना, वो कम होगा। जिस n+l नंबर क्या होगा उसका कम होगा, वो इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि वो जो सब ऑर्बिट होगा वो जल्दी फिल किया जाएगा। किस तरह से, जैसे कि हम बात कंपेयर करते हैं 3D और 4s को, ठीक है। तो इसके लिए n+l क्या होगा, 3D के लिए n क्या हो गया 3 और l क्या होगा। अब d के लिए l क्या होता है, d के लिए l क्या पढ़ा था हमने, d के लिए जो l होता है 2 होता है। हमने पढ़े थे ना उधर कक्षकों के बारे में, है ना, ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था, है ना। तो क्वांटम संख्या में जो l होता है वो कौन सी होती है, हमारी एजामेथल क्वांटम नंबर होता है, यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है। उसके लिए d का मान कितना होता है 2 होता है, यानी टोटल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी इसका नंबर कितना आया n+l का 5 आया, किसका 3D का। इसके बाद हम देखते हैं 4s का। तो 4s के लिए नंबर क्या हो गया, n तो 4 है और l क्या होता है, s के लिए l क्या होता है 0 होता है, यानी टोटल कितना आया 4 ही आया। यानी 4 ज़्यादा बड़ा है या 5 ज़्यादा बड़ा है, ये तो हमको पता है कि 4 ज़्यादा बड़ा है। यानी कि हम जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 3D से पहले कौन आ जाएगा 4s आ जाएगा। यानी हम देख रहे हो, आप इधर से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये रहा, दिख रहा है आपको। अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप पहले क्या जाओगे, पहले 4s में जाओगे देन 3D में जा रहे हो, है ना। तो वो किसके बेसिस पर हो रहा है, ये सब किसके बेसिस पर होता है, जो हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो क्वांटम संख्या होती है यानी क्वांटम नंबर जो होते हैं उसमें n+l जो होता है उसके सम पर डिपेंड कर रहा है क्या, हमारा इलेक्ट्रॉन का फिलिंग। इतना तो हो गया। अब ये भी हो सकता है कि अगर कुछ ऐसे भी चीज़ हो सकते हैं कि जिसमें क्या हो जाए, दोनों n+l का मान दोनों के लिए सेम आ जाए। उस केस में क्या करेंगे, जैसे कि एग्जांपल ले हम एग्जांपल देखते हैं, हम एग्जांपल देखते हैं 3D और 4p का, है ना, 3D और 4p का, ठीक है। फिर से वही करते हैं, 3D के लिए तो हमको पता है कि जो हमारा टोटल सम आया था वो कितना आया था 5 आया था n+l का, है ना। और 4p के लिए क्या रहेगा, 4 के लिए क्या आएगा, ये तो 4 ही रहेगा। और p के लिए क्या लगता है 1, हमने पढ़ा था ना, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ा था हमने। तो वही, ये तो हमारा p के लिए कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो टोटल ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में ये होगा कि जिसका नंबर कम है, यानी क्या है, जिसका सेल नंबर कम है, जैसे इसका 3 है उसका 4 है, तो इस केस में सेल नंबर को देखेंगे। यानी क्या आएगा, सबसे पहले 3D फील होगा, देन क्या होगा 4p फील होगा। समझ में आया आपको, है ना। तो इस तरह से हमारा जो रूल है वो भी किस पे बेस्ड है, हमारा क्वांटम नंबर पे बेस्ड है ना। जिसका क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा उसको बाद में भरा जाएगा, यानी n+l का मान, जिसकी n+l की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी वो बाद में फिल होगा, जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी वो पहले फिल हो जाएगा। तो
तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लें। जैसे हम बात करते हैं कि हमको जो निकालना है कंसंट्रेशन, वो निकालना है 7, यानी हमारा जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक जो कॉन्फ़िगरेशन है यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो देखना है इसके अकॉर्डिंग, अबव के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम। जो एन है वो कितना होता है, टोटल 7 होता है, यानी हमको 7 नंबर तक क्या निकालना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है। स्टार्ट करें। सबसे पहले देखा हमने 1s है ना, तो 1s हो गया। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 आते हैं, तो हम 2 लिख दें यहाँ पर, है ना। उसके बाद देखते हैं फिर कहाँ पे आए हम, फिर 2s आया, तो फिर ये क्या हो जाएगा 2s। ये भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि s जो होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी है, 2 है। उसके बाद 2s के बाद देखिए तो कहाँ जा रहे हैं हम, पहले कहाँ आ रहे हैं 2p पे आ रहे हैं, है ना। और 2p जो रहता है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कैपेसिटी होती है, 6 होती है। और हमको चाहिए कितने, टोटल 7 होने चाहिए, जिसमें 2 तो हम यहाँ हो गए, 2 4 यहाँ हो गए। अब 6 चाहिए क्या हमको, नहीं, हमको कितना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कितने चाहिए, 3 चाहिए। हो गया आपका टोटल 7, 2 2 4 और 3 7, यानी 3 2 5 4 2 7, तो टोटल 7 होगा। यानी नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे वो इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम बात करते हैं सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 11, है ना। यानी हमको टोटल 11 नंबर तक क्या करना है, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखना है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहला कहाँ स्टार्ट होगा, 1s से। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। उसके बाद जाएंगे हम 2s पे। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 आते हैं। देन जाएंगे 2s के बाद 2p पर। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 आ गए। हो गए क्या हमारा बरोबर, 2p तक हमारे कितने हो रहे हैं, सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन से हो रहे हैं। हमको कितना चाहिए टोटल कितना चाहिए हमको, 11 चाहिए। तो अब हम कहाँ आएंगे, 2p के बाद कहीं में आएंगे, 3s में। दिख रहा है आपको, तो 3s क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा सोडियम होगा उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से रहेगा। हो गए ना टोटल 11। ठीक है, तो साथ ही साथ हमको ये जो हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सेल में जाएगा, यानी जिस भी सब सेल में जाएगा, यानी जिस भी उपकक्ष में जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन उस ग्रुप का होगा। जैसे हमारा जो Na है, तो सोडियम है, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, S में गया। यानी हम क्या कह सकते हैं कि S ग्रुप का क्या है, एलिमेंट है। इसी तरह से हम एक एग्जांपल और देखें, कार्बन की बात करते हैं। कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p कितना लेंगे, 2 हो गए 6, 2 2 और 2 हो गए टोटल 6। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अबव जो लॉ होता है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का उसमें इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता कर सकते हैं। ठीक है, इसके हेल्प से हम जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है सबका हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हैं। और इसका रूल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखने के लिए हम क्या करेंगे, n+l का रूल का यूज़ कर रहे हैं, है ना। क्योंकि n+1 जिसमें क्या होगा, कम होगा, उसका क्या मान होगा, वो पहले आएगा। और जो n+l का मान जिसमें ज़्यादा होगा वो कब आता है, बाद में आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अबव का लॉ पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट दे रखा है हमको, वो लॉ दे रखा है लॉ ऑफ पॉली का अपवर्जन नियम, यानी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, बाय द स्टडी ऑफ एक्स-रे स्पेक्ट्रा एंड ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा इन 1925 पॉली फॉर्मुलेटेड अ लॉ। दिस लॉ इज़ कॉल्ड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यानी एक्सरे जो किरणें थी, हर प्रकाशिक किरणें थी, उसके बेसिस पर एक लॉ दिया है किसने, पॉली ने, जिसको क्या कहते हैं, पॉली का अपवर्जन नियम कहा जाता है। क्या कहता है ये नियम, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन वन ऑर्बिट कैन बी हैव सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर। यानी कि किसी भी परमाणु के लिए किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। क्या बोल रहा है ये, कि कोई 2 परमाणु है ना, तो उनके लिए क्या हो सकती है, जो चारों क्वांटम संख्या हो सकती है वो कभी भी समान नहीं होगी।
यानी किसी भी दो एटम की हम बात कर रहे हो, भले वो सेम एलिमेंट्स के हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, उनकी जो क्या होगी, चारों जो क्वांटम नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, सेम नहीं हो सकते। ये किसने बोला है, पॉली ने बोला है। यानी इनका कहना ये था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन में चारों जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो सेम नहीं हो सकते। किस तरह से, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है, जो के होता है, के कोष के लिए, यानी के सेल जो होता है उसमें n बराबर 1 देखिए, ठीक है। तो n बराबर 1 रखने पर हम स्टार्ट करते हैं ना, के एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, तो के के लिए जो होता है n बराबर 1 होता है ना। फर्स्ट सेल की बात कर रहे होते हैं तब लगाते हैं हम के, तो n बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इस केस में क्या होता है, l और m जो रहेगा वो दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। और जो s है, हमने पढ़ा था एस जो होता है हमारा स्पिन बता रहा होता है, और किसी भी इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम डायरेक्शन में नहीं होता है ना। तो इसके लिए क्या होता है, एस +1/2 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है ना। तो इस केस में क्या हो सकती है कि अगर के के एटम्स को देखें हम, तो वो कुछ इस तरह से हो सकता है, n बराबर तो 1 है ना, दोनों के लिए l बराबर भी 0 है, m बराबर भी 0 है। बट जो s है वो दोनों का के लिए क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, और आइदर +1/2 भी हो सकता है और -1/2 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए पॉली का ये कहना था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें क्या होते, जो हमारे एटम्स होते हैं उनमें करीबी दो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके चारों जो क्वांटम नंबर है वो क्या हो सकते, सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो यही जो पॉली था उनका नियम था, जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके चारों क्वांटम नंबर्स कभी सेम नहीं हो सकते। भले 3 तो हो सकते, पर जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमेशा क्या होगा, डिफरेंट ही होगा। क्योंकि अगर एक ही एटम माने हम, एक ही एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है, तो वो क्या हो सकते हैं, कुछ इस तरह से हम डिनोट करते हैं। यानी हमको ये बता रहा है कि इनकी जो डायरेक्शन है किसकी, स्पिन करने की, वो क्या है, अलग अलग है। एक इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो एक क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। एक क्लॉकवाइज जा रहा होगा तो एक एंटी क्लॉक जा रहा होगा। इसलिए क्या हो सकता है, तो इनके जो क्वांटम नंबर्स है वो सभी सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये पॉली का लॉ था। अब पॉली के लॉ के बाद हमको जो नेक्स्ट लॉ पढ़ना है वो पढ़ना है हुन लॉ के बारे में। हुन्स लॉ यानी हुन का नियम। हुन का नियम क्या था, इस नियम के अनुसार समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरते हैं कि पहले वे रिक्त कक्षकों में प्रवेश करें, फिर आंशिक रूप से भरे हुए कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ा जाए, अथवा किसी भी उपकोष में कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जोड़े तब तक नहीं बनते हैं जब तक कि इस उपकोष में समस्त कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए। कहने का मतलब क्या, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटर ऑफ द सेम एनर्जी डज नॉट टेक प्लेस until all the orbits of the subself are singly occupied. Moreover, the singly occupied orbital must have electrons with parallel spin. यानी क्या बताया गया है कि जिस तरह से हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे किसके अकॉर्डिंग, अबाव के लॉ के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फील भी करते हैं। किसमें, किसी भी ऑर्बिट में। तो वो ऑर्बिट में फीलिंग किस तरह से होती है कि सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा सबसेल होता है उसमें जितने भी सबसेल हमारे पास प्रेजेंट है उसमें सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स देते हैं हम, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को कपलिंग में क्या करते हैं, फील करते हैं। किस तरह से, जैसे कि हम बात करें कि हमने बात की थी ना अभी कि हमने n जो हमारा था, यानी जो हमारा क्या था, नाइट्रोजन है, उसका हमने क्या पढ़ा है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, यही पढ़ा है ना। तो इस केस में हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को फील करना होगा। तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले जो एस होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 होते हैं, और एक जो सेल कक्षक होगा है ना, यानी एक जो ऑर्बिट होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो इसमें यानी 2 हो जाएंगे, बाकी 2 इसमें हो जाएंगे। और जो हमारा पी होगा उसमें कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, यानी एक में 2, तो यानी कितना है, इसको कितने पार्ट रहेंगे, इसके 3 पार्ट्स रहेंगे, है ना। और इसमें अब इलेक्ट्रॉन्स का फीलिंग किस तरह से होता है, जैसे ए से टोटल 7 है हमारे पास। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, देन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 6
और 7, यानी हुंड का ये नियम था, हुंड का ये कहना था कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स को फील करना है तो सबसे पहले आपके पास जितने भी सब सेल प्रेजेंट है उसमें आप एक एक इलेक्ट्रॉन्स फील करोगे। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन्स बचते हो तो आप क्या करोगे, पेयर बनाओगे, वरना इस तरह से आप एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से सभी सब सेल से प्रेजेंट होना ही चाहिए। समझ में आया है ना। तो इस तरह से हुंड का लॉ जो था वो कह रहा था कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को फील कर रहे हो किसी भी सबसेल्स में, सबसेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को फील करना होता तो इस तरह से किया जाता है कि सारे जो सेल्स हैं सारे जो ऑर्बिट्स हैं हमारे, यानी सारे जो कक्षक है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, देन हम उपकोष में क्या करें, फिर डबल इलेक्ट्रॉन्स को फील करें। आया समझ में। तो ये हुंड का लॉ था। इसके और एग्जांपल देखिए हम, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, दिख रहा है आपको बेरिलियम दिख रहा है, उसमें उसका जो होता है एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है। तो इसके अकॉर्डिंग 1s2 है ना, एटॉमिक विन्यास यही रहेगा उसका। ऐसे ही जो कार्बन है उसका 1s2 2p3 होता है। ऐसे आपको बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपको इसके अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हो, इन एग्जांपल्स को देख सकते हो। देन जो लास्ट हमको देखना है, अब हम देखते हैं कि जो हमने रूल्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमको इलेक्ट्रॉन का फिल करना तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका अवभाव का कॉन्सेप्ट की हेल्प से क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन यानी इलेक्ट्रॉन विन्यास देखेंगे। देन उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फील करेंगे। तो हो गया ही। आपको इसी तरह से हमारा क्या हो गया, हमारा जो सेकेंड चैप्टर है उसके हमने जितने भी टॉपिक्स है वो सब क्या कर दिए हैं, स्टडी हम कर चुके हैं। अब जो हमको करना है वो हमारा चैप्टर इसी के साथ क्या हो गया, एंड हो गया। अब हमको जो स्टार्ट करना है वो होगा हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा। ठीक है। तो आपको ये सारी जो रूल्स है वो ढंग से स्टडी कर लेना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कंफर्म कर लीजिएगा मेरे से। ठीक है। तो हम जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।